नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। और इस बुलेटिन में हम देश दुनिया की 4 अहम खबरों का रुख करते हैं और आपको बताते हैं क्या कुछ खास हो रहा है। अपने इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे कौन से मुद्दे हैं, कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पे होंगे। बात करेंगे बरेली में हुई हिंसा के बाद आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर प्रहार की। अब योगी राज में हो रही इस कार्रवाई जो है उस कार्रवाई की बात की जाएगी जो अपराध करने वालों के लिए बड़ा सबक है। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। ये प्रशासन का पीला पंजा जो आप चलता हुआ देख रहे हैं, इसी पर आपको विश्लेषण के साथ अपडेटेड जानकारी जो है वो साझा करेंगे। यानी कि बरेली में क्या कार्रवाई हो रही है, जो वहां पर प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस से धक्का मुक्की की गई थी, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ था, बवाल करने वालों पर यह कार्रवाई है। अब दूसरी खबर, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग की और जल्द होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। सभी को बेसब्री से इंतजार है, तमाम पार्टीज को, और क्या कुछ होने वाला है उस पर मेगा कवरेज हम भी लगातार अपनी जारी रखेंगे। इस पे भी एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ खास है। फिर तीसरी खबर भी महत्वपूर्ण है, क्रिकेट जगत से ये खबर है, जहां तीसरी खबर क्रिकेट जगत से है, जहां ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है, वहीं श्रेयस अय्यर को टीम का उप कप्तान बनाया गया। इस खबर पर भी नजर आएगी। फिर चौथी खबर भी अहम है। चौथी खबर होगी इजराइल गाजा युद्ध से जुड़ी हुई, जहां इजराइल और हमास के बीच अब जंग खत्म होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर हमास का जवाब आ गया है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का, बरेली हिंसा मामले का रुख करते हैं, जहां बरेली हिंसा मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बरेली में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और साथ ही साथ तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की थी और अब यह कार्रवाई का दौर जो है वो बदस्तूर जारी है। तो बरेली हिंसा मामले में जो उपद्रवियों ने जो वहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो पुलिस वालों को धक्का मुक्की दी गई थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करने का प्रयास किया गया था, प्रशासन के द्वारा अनुमति ना दिए जाने के बावजूद जो मार्च निकालने का प्रयास किया गया था और उसके बाद जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उसी के बाद से लगातार सभी को चिन्हित किया गया है और अब कार्रवाई भी यहां पर उसकी शुरुआत हो चुकी है। कई उपद्रवी वहां पर मौजूद थे और बरेली में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है। अब जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की थी और लगातार अब पहरा सख्त है। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ अंबुज मिश्रा जो हैं वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंबुज, क्या है पूरी जानकारी? लगातार यहां पर प्रशासन की कार्रवाई हो रही है, चिन्हित की जा रही है, सभी को चिन्हित किया जा रहा है, एफआईआर का दौर, एक्शन का दौर, क्या अपडेटेड जानकारी अंबुज? बिल्कुल, पिछले शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के बाद से पुलिस प्रशासन एक्टिव मूड में नजर आ गया और अब तक जो है 83 उपद्रवी जेल भी मौलाना तौकीर के साथ भेजे जा चुके हैं। और आज जहां पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है वो डॉक्टर नफीस, जो कि मौलाना तौकीर का राइट हैंड माना जाता है, आज उसके बारात घर पे बुलडोजर चलाया गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये अवैध जगह में बना हुआ था, अवैध रूप से, अवैध मतलब जो निर्माण है वो अवैध रूप से किया गया था, ये जगह उसकी नहीं थी। यानी जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उन सभी पर यह पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। अंबुज, जरा विस्तार से बताइएगा अंबुज। देखिए, पुलिस प्रशासन उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के मूड में है और जैसे जो भी अवैध रूप से चाहे निर्माण की बात करें या जो प्रदर्शनकारी है उनके जो भी उनके अवैध काम हो, चाहे वो जैसे कटिया डाल के बिजली जला रहे मामले में एक कार्रवाई की जाती है, उसी तरीके से सारे जो मौलाना तौकीर के करीबी है उनके जो बारात घर है, अन्य संपत्तियां हैं, करीब 250 करोड़ रुपए की संपत्तियां प्रशासन जो है सील बंद कर चुका है। लेकिन आज जो है प्रशासन का अलग दौर देखने को मिला। आज बुलडोजर कार्रवाई जो है वो तेजी से जारी है, चाहे मौलाना तौकीर के करीब हो और चाहे अवैध अतिक्रमण करने वाले लोग हों। प्रशासन का सीधा सा संदेश है, जो भी उपद्रव करेगा किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अंबुज, अगर सिक्योरिटी के इंतजामात की बात की जाए, पीला पंजा तो चल रहा है, यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, सिक्योरिटी के इंतजामात की बात आज के लिए कितनी है? क्या कल के हिसाब से उतनी ही है या फिर कल से ज्यादा या कम? उसमें क्या फर्क देखने को मिल रहा है?
देखिए, प्रशासन अब भी सतर्क है और पुलिस बल जो है लगातार बना हुआ है। बाहर जिलों की पुलिस जो है वो बरेली में तैनात है, तो लगातार जो है पुलिस जो है पुलिस प्रशासन पल पल सतर्क दिखाई दे रहा है और लगातार पुलिस तैनात है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो जब जल्दी बरेली से जो पुलिस बल है वो जल्दी हटना मुश्किल समझा जा रहा है, क्योंकि दिन ब दिन ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। चलिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ अभिषेक पांडे लखनऊ से वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, क्योंकि ये कार्रवाई जो है इसका राजनीतिक असर भी हो रहा है। अभिषेक, क्या कुछ अपडेटेड जानकारी? बरेली की ये तस्वीर जहां पर पीला पंजा चलता हुआ नजर भी आ रहा है, लेकिन एक डेलीगेशन जो था समाजवादी पार्टी का उसको भी पहुंचना था, वो उसको लेकर जो कड़ा पहरा वहां पर दिया गया है, उनकी तरफ से भी विरोध प्रदर्शन, पूरी जानकारी दीजिए अभिषेक। देखिए, आज सुबह ही समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बरेली जाना चाह रहा था, लेकिन जो जहां पे था उसको रोक दिया गया। 3 सांसदों को गाजियाबाद में बॉर्डर पर रोक दिया गया, उनको बरेली जाने से। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे जो कि विपक्ष के नेता हैं उनको रोक दिया गया। इसके अलावा जो जो सांसद अपने अपने क्षेत्रों में थे उनको वहीं पर रोक दिया गया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से क्लियर आदेश था कि माहौल खराब होगा, माहौल खराब होने की आशंका जताई जा रही थी, इसलिए किसी को आने की अनुमति नहीं है। मुझे लगता है कि आज जो बुलडोजर एक्शन होना था ये भी एक बड़ी वजह थी, क्योंकि तैयारी पहले से थी प्रशासन की वहां पे कि हमको जो भी अवैध कब्जा है वो हटाना है, और खासतौर पे वो लोग जो 26 सितंबर की उस उपद्रव में शामिल थे, मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों ने जो वहां कब्जे कर रखे हैं उसको खाली कराना था। तो इस लिहाज से आज बड़े पैमाने पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी, ये पहले से प्लान था और वो हो भी रही है। हम दिखा रहे हैं सयानी मार्केट की बात। अभिषेक, आप बने रहिए मेरे साथ, आपसे और भी जानकारी मैं लूंगा, लेकिन लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कार्रवाई जो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और ये देखिए, ये वहां पर जो मजदूर हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो अतिक्रमण को हटा रहे हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं। तो बुलडोजर कार्रवाई भी है, हाथों में हथौड़े भी हैं, और इलीगल स्ट्रक्चर जो कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से उसको तोड़ा जा रहा है, उस पर बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है और हथौड़ा भी चल रहा है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी स्ट्रक्चर जिनको भी चिन्हित किया गया है और उन पर ये कार्रवाई की तस्वीरें हैं, ये बरेली से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कई नाम इसमें शामिल थे, एफआईआर में कितने ही नाम थे, कई गिरफ्तारियां यहाँ पर हो चुकी हैं और अब यहाँ पर प्रशासन का पीला पंजा भी चल रहा है। और साथ ही साथ इस वक्त जो अतिक्रमण को हटाने की बात की जा रही है, इलीगल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको तोड़ने की बात कही जा रही है, वो तस्वीरें भी आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। बरेली से ये लाइव तस्वीरें, ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो उपद्रव किया गया था प्रदर्शनकारियों के द्वारा, और वो जुमे के दिन जो प्रदर्शन किया गया था उसके बाद पुलिस से धक्का मुक्की हुई थी, पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया था। प्रतिक्रियाएं भी सुनिए। कार्रवाई है, उसी के दृष्टिगत पुलिस फोर्स यहाँ पर एहतियातन तौर पे सुरक्षा दृष्टि की ओर से यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर ये इंश्योर किया जा रहा है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। माना जा रहा है कि आरोपियों की इससे संबंध है? नहीं, ये जो कार्रवाई है टोटली इंडिपेंडेंट है और ये बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर पुलिस यहाँ पर सुरक्षा दृष्टि से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करेगी। डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये अतिक्रमण के विरुद्ध ही आप समझ सकते हैं ये एक्शन है, जो कार्रवाई है। लेकिन ये साफ हो गया था प्रदर्शनकारियों के उपद्रव के बाद की कार्रवाई होगी, चिन्हित किया जाएगा। और बरेली में ये तस्वीर देखने को मिली है, जो मामला वहां पर बहुत तनावपूर्ण हो गया था प्रदर्शनकारियों के विरोध के बाद, और धक्का मुक्की जिस तरीके से की गई थी, फिर पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा था, लाठी चार्ज करना पड़ा था। तो ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। तो जो माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया गया था बरेली में, जो शांति व्यवस्था है उस पर उसको ख़राब करने का प्रयास जो किया गया था प्रदर्शनकारियों के द्वारा, उस पर अब एक्शन जो है वो बदस्तूर जारी है। ये लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अभिषेक पांडे का रुख करते हैं एक बार फिर से। अभिषेक, यहाँ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई ये बीडीए की तरफ से किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए, बरेली विकास प्राधिकरण ने पहले ही इन अवैध कब्जों को लेकर के नोटिस जारी कर दिया था इन लोगों को, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से सालों में इस पर कब्जा बना के रखा था वो खाली नहीं कर रहे थे। लेकिन जब 26 सितंबर की घटना होती है उसके बाद से प्राधिकरण ने अपने बुलडोजर तैयार कर दिए, कड़ी कार्रवाई करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए
जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाना शुरू कर दिया, खाली करना शुरू करा दिया। और उसी कड़ी में आज ये जो सयानी मार्केट है, यहाँ लगभग 200 दुकानें हैं जो टीन शेड बना करके अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। इसके अलावा जो बारात घर है, एक और बारात घर ऑलरेडी उस पर कार्रवाई हो चुकी है। तो ये तौकीर रज़ा, उसके करीबी जो डॉक्टर नफीस हैं, उनका बेटा और ऐसे बहुत सारे लोग थे, इन सभी पर अब कड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। यानी इस उपद्रव में, इस हिंसा में तौकीर रज़ा और उनके जितने करीबी थे, जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, पुलिस की जांच में जितने नाम सामने आ रहे हैं, सबकी क्राइम कुंडली तैयार की जा रही है। सबके काला चिट्ठा जो उनके काले कारनामे हैं उसको तैयार किया जा रहा है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तो बरेली विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू की है, अब पुलिस की अपनी कार्रवाई शुरू होगी। जो उनके क्रिमिनल केसेस हैं उसमें तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अभियोजन पक्ष उसमें कार्रवाई आगे बढ़ाएगा ताकि उनको सजा भी मिल सके। तो एक तरीके से जिन लोगों ने बरेली का माहौल खराब किया, प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की, उन पे सख्त कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रही है। और इसका संकेत उन्होंने उस दिन ही दे दिया था कि उपद्रव करने वालों को, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अभिषेक, विपक्ष की तरफ से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, वो तो इनको कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों के विरुद्ध किया गया ये तमाम आरोप, उसके बाद फिर डेलीगेशन आना था, वो अलग मुद्दा है। लेकिन विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? और फिर तौकीर रज़ा जैसे और उनके जो साथी वगैरह, उनकी तरफ से क्या उनके तेवर कम हुए, ढीले पड़े, नरम पड़े? देखिए, बड़ा हास्यास्पद। आज हमने समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से बात की, माता प्रसाद पांडे से भी इनफैक्ट बात की, अपने ही एक शो में बात की। उनका कहना था कि वहां पे एक वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है। फिर मेरा सवाल था कि ये पुलिस की कार्रवाई क्यों हुई, क्या आपको पता है? आपने वो देखे कि पत्थर चलाए गए, मारपीट की गई, पुलिस की रिपोर्ट में बात सामने आ रही है कि हिंसा फैलाने की कोशिश की गई थी। तो उन्होंने कहा इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ना किसी ने देखा। तो ये वही है कि आप आधा सच देखना चाहते हैं, आधा नहीं देखना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि बड़ी तादाद में बाहर से लोगों को इकट्ठा किया गया वहां पे और एक बड़ा उपद्रव करने की पूरी तैयारी की गई थी। उसकी जानकारी पुलिस की एसआईटी में भी, अब बात जो एसआईटी बनाई गई थी वो भी स्पष्ट रूप से कह रही है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो आज जाना भी चाह रहे थे, वो आधा सच देख रहे हैं, बिल्कुल पूरा नहीं देख। यानी अपने हिसाब से जो सच उनको सूट करता है उसको देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइव तस्वीरें भी दर्शकों हम ये आपको दिखा रहे हैं, बरेली में कार्रवाई की ये लाइव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब आगे बढ़ना, अगली खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बात करेंगे बिहार की और बिहार में होने वाले चुनाव की। बिहार विधानसभा देखिए चुनाव को लेकर पटना में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग की। जल्द यहां पर चुनाव होगा और उसकी तारीखों का ऐलान होगा। यह हो सकता है अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू एवं चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के साथ बिहार के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ यह चर्चा हुई है। तब बिहार के जो चुनाव के तारीख हैं, चुनाव की तारीख जो है उसका ऐलान जल्द संभव है और ये आप समझ लीजिए। और हलचल तेज हो चुकी है। ये मीटिंग की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग की है, सभी की बात को सुना है और जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता लाइव जुड़ चुकी हैं। दृष्टि, क्या कुछ अपडेट है अगर बात की जाए बिहार चुनाव को लेकर और ये सीईसी की बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल आने वाले समय में बिहार चुनावों को लेकर के हर राजनीतिक दलों की जो काम में तेजी आ गई है। साथ ही अब चुनाव आयोग की टीम है जो कि आज और कल 2 दिवसीय बिहार का दौरा कर रही है। और आज उसने सुबह से ही जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनके 3 सदस्यों की टीम से बातचीत की है। और देखिए, दोपहर में जितने भी एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, जो भी वहाँ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है, उन सबसे बातचीत होगी। और इसके साथ ही कल सुबह यानी कि रविवार को भी जितने भी प्रशासन, पुलिस के लोग हैं और इन सब से मुलाकात होगी और बातचीत होगी ताकि चुनावों को आसानी से कराया जा सके। देखिए, मेन बात यह है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, चुनाव ठीक से हो, उसमें पूरी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और साथ ही हर किसी को मतदान करने के लिए चुनाव आयोग बताएगी कि आपको मतदान करना चाहिए, उत्साहित करेगी। तो ये 3 प्रमुख बातें हैं जो चुनाव आयोग की टीम दौरा करने गई है।
साथ ही शिवम वो ये भी देखेगी वहां जाकर के कि अति संवेदनशील इलाके कौन से हैं जिनको देखते हुए हमको देखना चाहिए, कितने बूथ हैं। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अभी इस बात की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन भाजपा ने और आरजेडी ने दो फेज में चुनाव को कराने के लिए बात की है और साथ ही जेडीयू ने कहा है कि एक फेज में ये चुनाव होने चाहिए। अब ये तय करना है चुनाव आयोग को कि कितने फेज में चुनाव होंगे। इन सबको देखते हुए चुनाव आयोग की पूरी टीम वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को देखने, मतदान ठीक से हो ये देखने, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या परेशानियां हैं, ये सब चीजों को देखते हुए फिलहाल गई है और संडे की शाम तक चुनाव आयोग की टीम दिल्ली वापस आ जाएगी। तो ये संभावना है कि सोमवार या मंगलवार में पटना में या बिहार में होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए और फिर ये पता चल जाएगा कि चुनाव इस तारीख से हैं, तो फिर अब आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल दृष्टि, लेकिन एक बात यह भी है कि विपक्ष ने लगातार चुनाव आयोग को ही आड़े हाथों लिया, चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाए। अभी मीटिंग में क्या सभी वहां पर मौजूद थे? हर दल वहां पर मौजूद था, जैसा कि हम तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं। उन्होंने अपनी अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई होंगी, उन्होंने की जो दिक्कतें हैं, शिकायतें और तमाम चीजें। देखिए बिल्कुल, जब चुनाव आयोग की टीम वहां गई है तो सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो हैं वो सब उनसे बात कर रहे हैं। 3-3 सदस्य उनके पास आए हैं। फिलहाल वो सब जो बात करते हैं वो सब सार्वजनिक नहीं होती है, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन के कितने कितने वोट कटे हैं, किन किन बूथों के स्तर पर होगी। देखिए चुनाव आयोग का जो काम है वो अपने हिसाब से अपनी बातें कर रहा है कि कहाँ कहाँ बूथ होगा, क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से वोट डाला जाएगा, कहाँ पर किन किन दलों का क्या क्या चुनाव चिन्ह है, वो सब चीजों पर बातचीत की जाएगी। लेकिन इस तरीके की बातें जैसे कि चुनावी लोग कह रहे थे कि हमारे इतने वोट कटे, इस तरह की मुझे लगता नहीं कि इस तरह की बात हुई होगी। लेकिन क्योंकि आखिरी जो वोटर लिस्ट है वो आ चुकी है, उसमें जिन जिन लोगों के नाम कटे हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी आपत्ति दर्ज करा दी होगी। उसको देखते हुए जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो उसमें मिलान कर करके जिन लोगों की जो आपत्तियां हैं उसको अब देखा जाएगा और चुनाव आयोग उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि ने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की और बताया कि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द संभव होगा और क्या कुछ अपडेट उसमें रहेगा वो भी हम आपको इंडिया डेली पर लगातार बताएंगे, अपडेटेड जानकारी देंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ये खबर भी महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। कौन होगा टीम में, यह आपको बताएंगे। अब इस वक्त शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया, वहीं श्रेयस अय्यर को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में, ये लीजिए। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है स्ट्रैटेजी के अनुसार, वहीं श्रेयस अय्यर को टीम का उपकप्तान जो है वो बनाया गया है। तो स्क्वाड अनाउंसमेंट यानी कौन होने वाला है ये यहां पर क्लियर है और आप शुभमन गिल कैप्टन यहां पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है। कौन कौन इसमें होगा, प्लेयर्स का नाम भी यहां पर जो है वो रखा हुआ है। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी यश कौशिक जो स्पोर्ट्स एडिटर हैं वो और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश, क्या कुछ खास है? टीम का अनाउंसमेंट हो गया है। टीम का अनाउंसमेंट आपने बिल्कुल सही कहा, खास एक नहीं दो नहीं बहुत सारी चीजें हैं। शुभमन गिल को कैप्टन आपने बिल्कुल सही कहा शिवम बना दिया गया है, लेकिन कप्तान बनाया गया है रोहित शर्मा की जगह। अब पूरे सोशल मीडिया पे इस टाइम ट्रेंड हो रहा है रोहित शर्मा सैग, मतलब रोहित शर्मा को कप्तानी से बेसिकली हटाया गया है। ये पहले काफी महीनों से बातें हो रही थी कि जब से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती है मार्च के महीने में यूएई में, उसके बाद रोहित शर्मा विराट कोहली पहली बार 19 अक्टूबर को पर्थ के मैदान पे मैच खेलेंगे जिसकी स्क्वाड आई है और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया। ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल, रोहित शर्मा को साइडलाइन कर दिया गया या फिर ठीक है, अभी उन्होंने काफी लंबा अनुभव रहा है उनका कप्तानी का, तो अब शुभमन को मौका देना कुछ गलत भी नहीं लगता। आप क्या कहेंगे, ये स्ट्रैटेजी किस कदर बनाई गई होगी? देखिए स्ट्रैटेजी मुझे ऐसा लगता है बीसीसीआई अपनी जो पिछले 8-9 साल से स्ट्रैटेजी कर रही है कि वनडे और टेस्ट में एक ही कैप्टन रहेंगे, दोनों लॉन्ग फॉर्मेट गेम में, और T20 में एकदम अलग कैप्टन रहेंगे। तो आज ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज खेल रहे हैं या फिर हम इंडिया में टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं तो हमारी T20 स्क्वाड जो है वो अलग से साउथ अफ्रीका में जाके एक सीरीज खेल सकती है। भारतीय टीम में बीसीसीआई की स्ट्रैटेजी इतनी शानदार है, उन्होंने स्क्वाड तीनों अलग अलग बना रखी है। कप्तान हालांकि दो में सेम है, लेकिन शुभमन गिल ने टेस्ट सीरीज में कैप्टनसी अपनी प्रूव करी है इंग्लैंड में, और आज ही के दिन अहमदाबाद में पहला भारत में टेस्ट मैच खेल रहे थे एज अ कैप्टन, उन्होंने वो भी जीता। तो वो एक स्टेटमेंट है कि आज टेस्ट मैच भी जिता के दे दिया भारत की कंडीशन में, इंग्लैंड में 2 वर्ल्ड सीरीज भी ड्रॉ करी, और उसके बाद
आज भारतीय टीम के वनडे कैप्टन, हालांकि वनडे कैप्टनसी का ज्यादा अनुभव नहीं है उन्हें, उन्होंने सिर्फ 6 मैचेस में लिस्ट ए करियर में वनडे में कैप्टनसी करी है, लेकिन उनका कैलिबर, उनकी परफॉर्मेंस आईपीएल में और ओवरऑल इंडियन टीम में, शायद उसी की वजह से उनको कैप्टन और श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन बनाया गया। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन बनाया गया। लेकिन एक बात यह भी कि T20 में शानदार, अगर आप कह लें जीत का दौर, एशिया कप की भी अगर बात करें तो हमारी टीम काफी, उसका मोराल बहुत हाई होगा, पम्प्ड अप होगी, एकदम मोराल बूस्टेड होगा। आपको नहीं लगता कि ये उसका असर जो आगे कंटिन्यू करेगा? परफॉर्मेंस की बात की जाए और जो पीछे जो हार, अगर मतलब हार तो नहीं, लेकिन जो परफॉर्मेंस कहां पर वीक हुआ है उसको भी एनालाइज किया जा रहा होगा। मुझे लगता है परफॉर्मेंस एनालाइज बिल्कुल की जा रही होगी और बीसीसीआई में सिर्फ एक नहीं, कम से कम 5 से 6 लोग हैं सिलेक्टिंग कमेटी में। उन्होंने जब टीम बनाई होगी, उन्होंने रोहित शर्मा को जब साइडलाइन किया है, इंडिया की नजर इस टाइम 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर है और शुभमन गिल को 2025 खत्म होने वाला है, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, अक्टूबर में कप्तानी मिली है, तो अगला 1.5 साल यानी कि 18 महीने बहुत क्रूशियल है। अगर रोहित शर्मा को अभी सर्टेनिटी नहीं है कि वो 2027 तक फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक मेंटल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि उस विनिंग कॉम्बिनेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए और शुभमन गिल को फ्यूचर कैप्टन के अगले 8 से 9 साल वनडे कप्तानी शुभमन गिल करें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज लिया गया आज। बिल्कुल, कौन से प्लेयर पर आप वो करेंगे कि भाई उसका परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर? सीरीज में अगर बात करें, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होने वाले हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को हाल ही में एक लेटर लिख के बोला है कि मैं मार्च 2026 तक लॉन्ग फॉर्मेट यानी टेस्ट मैचेस में नहीं खेलना चाह रहा, मेरी हाल ही में बैक सर्जरी हुई है। श्रेयस अय्यर के लिए कमबैक करना बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट होगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो पहली बार भारतीय जर्सी में खेलते नजर आएंगे। एशिया कप की स्क्वाड में उन्हें जगह नहीं मिली थी और श्रेयस अय्यर का दबदबा मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, क्योंकि बाउंसर होती हैं और श्रेयस अय्यर को बाउंसर खेलनी बहुत अच्छी आती है, तो लगता है कि वो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हो सकते हैं इस टूर पे। अगर कंपैरिजन किया जाए ऑपोजिशन टीम के साथ, तो क्या ये टीम बिल्कुल परफेक्ट टीम आप समझते हैं या फिर इसमें और भी कोई चेंजेस होने चाहिए थे? मुझे ऐसा लगता है जसप्रीत बुमराह एक मिसिंग फैक्टर है ओडीआई स्क्वाड में। हालांकि बीसीसीआई ने स्क्वाड अनाउंस करते हुए बोला है कि उनका फिटनेस इशू है और उनको तो हम रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या का फिटनेस इशू इनको सिलेक्ट नहीं किया गया, वो T20 में है, लेकिन वनडे में बुमराह को रेस्ट दिया गया, इंजरी इशू नहीं है। तो लगता है बुमराह शायद अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक है, आप मिचेल स्टार्क की बात करें, आप जॉश हेजलवुड की बात करें, वो फुल फॉर्म में इंडिया के अगेंस्ट आएंगे सामने, और बुमराह नहीं होंगे, मोहम्मद शमी को स्क्वाड में नहीं लिया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारे पास पेसर्स में 4 पेसर्स हैं, हमारे पास प्रसिद्ध कृष्णा है, मोहम्मद सिराज हैं और हमारे पास हर्षित राणा है। ये सारे इतने एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यंगस्टर्स हैं, भारतीय यंगस्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं पेसर में बुमराह को मिस करेंगे हम। बिल्कुल मिस जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यश, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। न्यूज रूम से यश जुड़े थे, बताया था टीम के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बहुत महत्वपूर्ण, जल्दी से आपको मैं खबर बता देता हूं। इजरायल और हमास के बीच अब जंग खत्म होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर हमास का जवाब आ गया है। हमास गाजा शांति विराम समझौते को मानने को तैयार है। गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को फाइनल वार्निंग यानी आखिरी चेतावनी भी दी थी। इसके बाद हमास ने अपना बयान जारी किया और कह दिया कि वो गाजा पीस प्लान मानने को तैयार है। गाजा के बयान में साफ है कि वो पीस प्लान के मुताबिक बंधकों की रिहाई और गाजा की सत्ता छोड़ने को तैयार है। यानी हमास की तरफ से जो स्टेटमेंट, हमास के इस ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को तुरंत गाजा में हमले बंद करने को कहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, हमास द्वारा अभी जारी किए गए बयान के आधार पर मेरा मानना है कि वो स्थायी शांति के लिए तैयार हैं। इजरायल को गाजा पर बमबारी तुरंत रोकनी चाहिए ताकि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्दी से बाहर निकाल सकें। अभी ऐसा करना बहुत खतरनाक है। हम पहले से ही उन बारीकियों पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर काम किया जाना है। ये सिर्फ गाजा की बात नहीं है, ये मिडिल ईस्ट में लंबे समय से शांति स्थापना की चाह में की जा रही कोशिश की बात है। I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though
that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented. तो ऐसा भी का धन्यवाद करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना। कतर, टर्की, कई देशों का नाम उनकी तरफ से जो है वो लिया गया।